Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? So guys, welcome to all of you in revision cum amendment series for June 2022. So guys, first of all, thanks a lot for your wishes on my birthday. And today is my birthday, तो I was not able to come live. तो इसीलिए ये बैच मैं ये जो क्लास है पहले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इसका मैं प्रीमियरिंग आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है. एंड आई होप कि आप लोग इसको बिल्कुल वैसे ही देखोगे जैसे आप लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करते हो. एंड जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं आप प्लीज उसको चैट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर करिएगा, ठीक है जी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो एक बार ही रीकैप करते हैं व्हाट वी डिड अभी तक. So we started chapter of ITC, that is input tax credit, and we have already completed section 16 and 17, and we have already done lots of practical questions also in the last class. I hope आप लोगों ने rest of the questions भी try करके देखे होंगे. So in case अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी doubt अगर आया होगा तो I will be taking up in the next class when I will be taking your live session, right? ठीक है सर. तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चेक करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था. सो अगर आपको याद हो तो आईटीसी चैप्टर के अंदर वी डिड सेक्शन 16 जिसमें हम लोगों ने कंडीशंस के बारे में पढ़ा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस योर आईटीसी शैल बी एलिजिबल टू एनी पर्सन. एंड देयर आफ्टर वी मूव्ड ऑन टू सेक्शन 17 जिसमें अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा कि इन केस अगर आप कोई भी कॉमन इनपुट यूज करते पाए गए फॉर योर बिजनेस एज वेल एज फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस या टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई, तो वहां पर आपको कितना क्रेडिट मिलता था ये भी हमने देखा. एंड देन वी ऑल्सो कंप्लीटेड वन ब्लॉक क्रेडिट कॉन्सेप्ट, राइट? ठीक है. सो आज का जो सेशन है इसमें वी विल बी कवरिंग सेक्शन 18. We will be covering section 40, 41, 41A. We will be covering section 44 and 42 और 43 के लिए I will be sharing one video जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है. So I want you people कि please watch these two rules video from the video which is given in the description box ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से समझ आ जाए आईटीसी का, ठीक है जी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले विल स्टार्ट विद सेक्शन 18. तो सेक्शन 18 बेसिकली हमें क्या सिखाता है, एक बारी इसको ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है जी. देखिए सेक्शन 18 आपको बेसिकली बताता है दो चीजें. एक तो ये बात करेगा अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट्स की कि आप क्रेडिट ले सकते हैं, या फिर ये बात करेगा रिवर्सल ऑफ क्रेडिट्स कि आपको हो सकता है कि क्रेडिट वापस करना पड़े, रिवर्स करना पड़े, ठीक है जी. तो ईदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट और आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, ठीक है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट अवेलमेंट, तो अवेलमेंट के लिए आपको मैं बता दूं कि मोटा मोटी तौर पे आपको सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 पढ़ना है जहां पर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट्स की बात की जाएगी, और रिवर्सल के लिए हमें सेक्शन 18.4 एंड 18.6 पढ़ना है. तो यहां पर हम रिवर्सल की बातें करेंगे. इसके अलावा हम लोग सेक्शन 18 में ही सबसेक्शन 3 में पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स. यहां पर हम ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स की बातें करेंगे. तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अवेलमेंट, रिवर्सल एंड ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स. सो वी आर गोइंग थ्रू विद द 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स. पहला अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट एंड देन इज रिवर्सल ऑफ क्रेडिट. क्लियर है? तो हम इसको 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले जो हम हेडिंग डालने जा रहे हैं दैट इज अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी. अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट आप मेरे साथ ये नोट्स बना लीजिएगा, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, दैट इज माई श्योरिटी, ठीक है. तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना, फिर मैं आपको बुक से भी चेक कराऊंगा कि लॉ में क्या लिखा हुआ है. देखिए जब हम अवेलमेंट की बात करते हैं ना, तो अवेलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आपने कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं कि आपने ना 4 क्लॉज पढ़ने हैं, ए बी सी डी. ए और बी को आपने अलग पढ़ना है और सी और डी को आपने अलग पढ़ना है. सब दोनों में फर्क क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं. ए एंड बी में ना एक्चुअली में आप अनरजिस्टर्ड थे, ठीक है ना. आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेने गए थे, और जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेने गए थे
मे बी बिकॉज यू वर लाइबल टू रजिस्टर्ड, इसीलिए आप गए थे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लेने का डिसाइड किया एज पर सेक्शन 25 सब सेक्शन 3। सो मेरा क्वेश्चन है, दो लोग जो कि पहले अनरजिस्टर्ड थे, नाउ दे आर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड ये दो लोग कौन है बेटा? जो पहला कैटेगरी आदमी कौन है? जो इसलिए रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करता है क्योंकि वो लाइबल हो गया था फॉर रजिस्ट्रेशन, और दूसरा कौन है? जो कि एक्चुअल में लाइबल नहीं था बट वॉलंटरली उसको रजिस्ट्रेशन जाना था, तो इसीलिए वो 25(3) के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन के अंदर अप्लाई कर दिया। क्लियर है? ठीक है सर। और जब मैं सी और डी की बात करूंगा तो यहां पर कौन से लोग होंगे? जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, ठीक है, रजिस्टर्ड थे वो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, नाउ दे आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग टू नॉर्मल स्कीम्स, ठीक है जी। और दूसरा केस कौन सा था कि अर्लियर देवर अप्लाइंग फॉर देवर सप्लाइंग एग्जाम्प्टेड गुड्स, नाउ देयर सप्लाई इज बिकमिंग टैक्सेबल, ठीक है ना। तो दीज आर द 4 कैटेगरीज जिनके लिए हम बात करेंगे, राइट? ठीक है सर। अब होता क्या है कि यहां पर इन दोनों के लिए लॉ हमें क्या बोलेगा कि आप जितना भी इनपुट है, जितना भी आपका इनपुट है विच इज हेल्ड इन स्टॉक, विच इज हेल्ड इन स्टॉक एज इट इज, या इनपुट हेल्ड इन वर्क इन प्रोग्रेस, या इनपुट विच इज हेल्ड इन फिनिश गुड्स, विच इज इन स्टॉक, विच इज इन स्टॉक, इनपुट किसी भी फॉर्म में हो, इनपुट किसी भी फॉर्म में हो, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कौन सी डेट पे ये स्टॉक चेक करना है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी डेट का स्टॉक चेक करना है, वो अभी मैंने नहीं बताया। मैं सिंपली बता रहा हूं कि आपको इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। याद रखना, क्लॉज ए बी में कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। क्लियर है? लेकिन जब हम पढ़ेंगे सी एंड डी, जब हम किसको पढ़ेंगे? सी एंड डी को, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम सी और डी की डिस्कशन करते हैं तो इसमें ये आपको बोलेगा कि आपको इनपुट का भी मिलेगा विच इज हेल्ड इन स्टॉक एज इट इज, या फिर विच इज कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स विच इज हेल्ड इन स्टॉक, या फिर कैपिटल गुड्स का भी मिलता है। तो आपको ये दोनों में पहले तो कैटेगराइजेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी? ठीक है सर। अब प्रॉब्लम यहां पर ये थी कि हमें जो इनपुट का ये लोग क्रेडिट दे रहे हैं वो स्टॉक कौन सी तारीख का होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, ठीक है कि नहीं? अब इसको बड़े ध्यान से हमें समझना है कि कौन सी तारीख का स्टॉक आपको चेक करना होगा फॉर गेटिंग क्रेडिट। क्लियर है? ठीक है सर। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की। आराम आराम से देखना जरा। लॉ कहता है कि अगर तो रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई करा है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डे व्हेन यू वर लाइबल। सर किसी को याद आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपको एक चीज पढ़ाई गई थी कि अगर कोई भी पर्सन अपनी एप्लीकेशन विद इन 30 डेज अप्लाई कर देता है तो वो गुड पर्सन माना जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन बैक डेट से हो जाता है। बैक डेट मतलब द डे व्हेन ही वाज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन, क्या वहीं से उसको रजिस्टर मान लिया जाता है। तो यहां पर लॉ क्या कहता है, क्योंकि तेरा रजिस्ट्रेशन बैक डेट से हो रहा है तो तुझे हम क्रेडिट देंगे उस इनपुट का जो तेरे पास स्टॉक में था 1 day prior when you were liable to get registration. Are you understanding? Yes. तो आराम से पढ़ेंगे जरा। A person who has applied registration under the Act within 30 days from the day on which he become liable to registration and has been granted such registration shall be entitled to take the credit of input tax in respect of inputs which is held in stock, input contained in semi-finished, finished which is held in stock on the day immediately preceding the day when which he become liable to pay tax under the provision of this act. क्या पल्ले पड़ गया या नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई आदमी 5 अप्रैल को लेट्स से लाइबल था, ठीक है जी,
and he applied for registration on 15 अप्रैल and 22 अप्रैल को ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया। तो भले ही ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हुआ उसको 22 अप्रैल को, लेकिन क्या इसका डीम्ड एज रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा? फ्रॉम द डे व्हेन ही वाज लायबल, 5 अप्रैल। तो उसका जो प्रिसीडिंग डे है यानी कि 4 अप्रैल में आपके पास जो भी स्टॉक ऑफ इनपुट पड़ा हुआ था किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इनपुट की फॉर्म में, इनपुट सेमी फिनिश की फॉर्म में या फिनिश की फॉर्म में, तो वो सभी का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आई होप माइंड इज क्लियर टू एवरीवन। कैन आई लॉक दिस? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। नाउ मूविंग टू क्लॉज बी। क्लॉज बी में वो लोग थे जो वॉलंटरली अपने आप रजिस्ट्रेशन कराने आए थे, ठीक है ना, तो इनके ऊपर लाइबिलिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसके लिए तो इन्होंने सिंपल बोल दिया कि एक दिन पहले, हाँ जी, 1 डे प्रायर, इमीडिएटली एक दिन पहले वाला स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा। एक दिन पहले कहां से लेना है? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन थे। यानी कि अगर यही वाला केस हो जाए, अगर यही वाला केस हो जाए तो इसमें लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट तो होगा ही नहीं। सीधा ही एक आदमी ने 15 अप्रैल को अप्लाई कर दिया और 22 अप्रैल को ग्रांटिंग हो गई। तो जिस दिन ग्रांटिंग हुई उससे एक दिन पहले यानी कि 21 अप्रैल को उसके पास किसी भी तरह का अगर कोई भी इनपुट पड़ा होगा हेल्ड इन स्टॉक किसी भी फॉर्म में, क्या उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा? आंसर इज यस। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, कौन बताएगा? क्लॉज ए क्लॉज बी में कॉमन क्या है? सर क्लॉज ए क्लॉज बी में कॉमन ये है कि हम यहां पर सिर्फ इनपुट की ही बातें कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स। और इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों लोग क्या थे? अनरजिस्टर्ड थे। एंड अनरजिस्टर्ड से क्या ये पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो यार, कैपिटल गुड्स का तो हम लोगों को नहीं पता कि आपने कब खरीदा होगा, कैसे खरीदा होगा, तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ हम आपको क्रेडिट किसका दे देंगे? इनपुट का दे देंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर? वेरी वेल डन। अब चलते हैं क्लॉज सी एंड डी पे। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द कॉमन इन क्लॉज सी एंड डी? सी एंड डी में कॉमन क्या है? देखिए, सी एंड डी में कॉमन ये है कि यहां पर वो आदमी क्या पहले से ही रजिस्टर्ड था? यस, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन, क्लॉज सी में लिखा हुआ है वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन, वेयर एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि समझने वाली बात यह है कि क्लॉज सी एंड क्लॉज डी में क्या वो आदमी पहले से ही क्या था? रजिस्टर्ड पर्सन था। सी कहता है कि वो रजिस्टर्ड था कॉम्पोजिशन स्कीम में और अब वो अपने आप को स्विच ओवर कर रहा है किसमें? नॉर्मल स्कीम में। तो आप में से कौन मुझे बताएगा, इफ अ पर्सन इज इन द कॉम्पोजिशन स्कीम तो डेफिनेटली उसको आईटीसी नहीं मिलता, ये सबको मालूम है। लेकिन द मोमेंट ही विल स्विच ओवर टू द नॉर्मल स्कीम, तो क्या ही विल बी एलिजिबल फॉर ऑल आईटीसीज, इवन फॉर इनपुट एज वेल एज फॉर कैपिटल गुड्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि वहां पे वो क्या बोलने जा रहा है। लेकिन अगेन यहां पे सवाल आएगा, सर इनपुट और कैपिटल गुड्स कौन सी तारीख का स्टॉक लेंगे? तो याद रखना, उस तारीख का स्टॉक लेंगे जिस दिन वो लाइबल हो जाएगा टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9। मतलब वो जिस दिन लाइबल हो जाएगा टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 का मतलब नॉर्मल स्कीम। सर जिस दिन उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, वेरी गुड, जिस दिन उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगी 1.5 सीआर, क्या वो लाइबल हो जाएगा टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9? और उस दिन से एक दिन पहले जो भी उसके पास इनपुट किसी भी फॉर्म में या कैपिटल गुड्स का स्टॉक पड़ा होगा, क्या उसको क्रेडिट मिल जाएगा? यस और नो? यस, वेरी गुड। लेकिन हु विल टेल मी, फॉर कैपिटल गुड्स एक पंगा होता है। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कभी भी पूरा नहीं मिलता, क्योंकि आप सबको मालूम है कि कैपिटल गुड्स डेप्रिशिएट होती है। तो उसका क्रेडिट कितना मिलेगा ये रूल 40 हमें बताता है। तो रूल 40 ने क्लियरली क्या बोला कि हम आपको जो क्रेडिट देंगे वो उस कैपिटल गुड्स का जितना भी आपने टैक्स पे करा था एज रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, हम उसमें से माइनस कर देंगे। मान लो वो कैपिटल गुड्स आपने 8 महीने पहले खरीदा था। अब 8 महीने का मतलब होता है 2 क्वार्टर पूरे और 1 पार्ट, तो आपने इसको 3 क्वार्टर गिन लेना है। तो 3 क्वार्टर इंटू 5, क्या 15% लेस कर देना, बैलेंस 85% क्या क्रेडिट आपको कैपिटल गुड्स के टैक्स का मिल जाएगा। यस, क्या मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस, सब बिल्कुल समझ आ गया कि कैपिटल गुड्स का पूरा नहीं लेना, हमें रिड्यूस करके लेना है। और रिड्यूस कितना करना है, क्या ये रूल 40 में लिखा हुआ था? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या मैं इसको यहां पे लॉक कर सकता हूं? आप एक बार पढ़ लीजिए। प्रोवाइडेड दैट द कैपिटल
गुड्स का जो क्रेडिट है दैट शैल गेट रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ द ईयर और पार्ट देयरऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस या सच आर द डॉक्यूमेंट ऑन विच कैपिटल गुड्स वर रिसीव्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन एंड वेयर इट इज रिटन इन रूल 41A. यस और नो, जल्दी बता दो फटाफट से. क्या सबको क्लियर हो गया जी? वेरी वेल डन. अब चलते हैं जरा अगले पॉइंट पे. अब क्लॉज डी किसको क्रेडिट दिलवाएगा? सर ये वो लोग हैं जो कि पहले दे रहे थे एग्जाम सप्लाई और अब उनकी सप्लाई जो कि पहले एग्जाम थी अब क्या हो गई है? टैक्सेबल हो गई है. एग्जाम सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल सप्लाई. उन लोगों के लिए बनाया गया क्लॉज डी. इनको भी पूरा वर्ड बाय वर्ड सेम बोला गया. इनको बोला जिस दिन तुम्हारी सप्लाई टैक्सेबल हुई है उससे एक दिन पहले तुम्हारे पास जो भी इनपुट या कैपिटल गुड्स पड़े थे उनका क्रेडिट आप ले लेना, लेकिन कैपिटल गुड्स का जब भी लोगे क्या रिड्यूस करके लेना. अगेन ये कहां लिखा हुआ है कि रिड्यूस करके लेना? इट इज रिटन इन सेक्शन 40 रूल 40 सब रूल 1 क्लॉज ए. क्या सबको क्लियर है या नहीं? वेरी गुड. तो यहां पर भी आप सेम पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्टेड है कि आपका जिस दिन ये एग्जाम सप्लाई जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे जितना भी इनपुट किसी भी फॉर्म में पड़ा हो और कैपिटल गुड्स क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा. मैं बार बार बोल रहा हूं कैपिटल गुड्स पे जो आपने टैक्स पे करा उसका क्रेडिट कभी भी पूरा नहीं मिलेगा. इट विल गेट रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस या एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैपिटल गुड्स वर प्रोक्योर्ड बाय यू. क्या सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त. अब एक ना चीज आपको ध्यान रखनी है. हाँ जी, एक चीज आपको ध्यान रखनी है. एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वो क्या कह रहा है. ठीक है ना? इधर देखेंगे जरा सारे. आई होप यू कैन, इट इज विजिबल टू यू. अगर नहीं है तो छोड़ो, एक काम करते हैं, एक सेकंड दीजिए बस आप मुझे. और सुनाओ कैसे हो? लीजिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है ना? ये है हमारा रूल 40. एक बार पढ़ लीजिए आप बेशक से ना. क्या लिखता है? द ITC claimed in accordance with provision of subsection 1 on input held in stock, input contained in this या क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज C and D. कैसे मिलेगा? बाय 5% पॉइंट पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और सच अदर डॉक्यूमेंट. हाँ जी, सबको क्लियर है या नहीं? तो C के लिए भी कॉमन प्रोविजन है, D के लिए भी कॉमन प्रोविजन है. क्या हम कर लेंगे? लेकिन अब एक इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है बेटा. अब वो ट्विस्ट क्या है वो भी बता देता हूं मैं आपको. ट्विस्ट ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये जो भी आप इनपुट या कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ले रहे हो, 18 सबसेक्शन 2 ने एक बहुत बड़ा बम गिर दिया आप पर. उसने कहा कि भैया ध्यान रखना कि हम उस इनपुट और कैपिटल गुड्स की डेट ऑफ इनवॉइस चेक करेंगे. अगर वो डेट ऑफ इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराना है तो सॉरी सर, आपको वो क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे. सेक्शन 18(1) क्या रिडंडेंट हो जाएगा. ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक पॉइंट है. A registered person shall not be entitled to take ITC under subsection 1 in respect of any supply of goods or services after expiry of 1 year from the date of issuance of tax invoice relating to such supply. यानी कि अगर कोई इनपुट या कैपिटल गुड्स जो आपने खरीदे थे अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ इनवॉइस अगर वो 1 साल से ज्यादा पुराना था तो सर सॉरी, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में आपको क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे. ये ध्यान रखना. क्या सबको क्लियर हो गया जी? वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया. अब सीधा ही चलेंगे रिवर्सल ऑफ क्रेडिट सेक्शन 18(4) पे. 18(4) आपको इसलिए इसी समय पढ़ लेना चाहिए क्योंकि जब हम सेक्शन 18(1) पढ़ते हैं तो उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल लिखा हुआ है सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 के अंदर.
तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 में पूरा उसका उल्टा लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि उसका उल्टा लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। अभी तक तो ये था कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम से, हाँ जी, कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल में आए थे। कई लोग नॉर्मल से कहां जाते हैं? कॉम्पोजिशन में। एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल क्रेडिट ले लो, टैक्सेबल सप्लाई से क्या बन गया? एग्जम्प्टेड, तो क्या क्रेडिट वापस करो। यस, तो इसको ध्यान से पढ़ना है हमें। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने आईटीसी लिया था और बाद में ऑप्ट कर दिया कॉम्पोजिशन स्कीम, या जो भी सर्विसेज वो दे रहा था या गुड सप्लाई कर रहा था, वो अचानक से होली एग्जम्प्ट हो गई, उसको पे करना होगा। उसको पे करना होगा क्या? बाय वे ऑफ डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर, आपको कुछ अमाउंट हमें पे करना होगा, हमें कुछ अमाउंट पे करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये यहां पर लिखा हुआ है 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, इसको काट दीजिए, आप इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। इसके ऊपर मैं एक इलस्ट्रेशन दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, इस पर ना हम रूल 44 अप्लाई करते हैं, रूल 44 अप्लाई करते हैं। आई विल शो यू, डोंट वरी। मैं आपको अभी रूल 44 चेक करवाता हूं, फिर मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में ही कराऊंगा। देखो, मैं आपको पहले पढ़वाता हूं, फिर आपको समझ आएगा वो क्या कहता है। रूल 44, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट विच इज हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट एक्सेट्रा कैपिटल गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 18। अभी आप 18(4) ही तो पढ़ रहे हो, तो 18(4) में जो आपको पे करना होगा, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वो प्रोराटा बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, ये मैंने नहीं दिया हुआ, ये इलस्ट्रेशन ऑलरेडी लॉ में गिवन है। तो मैं आपको इलस्ट्रेशन बताता हूं क्या है। इन्होंने कहा प्रिज्यूम कर लो कि लाइफ है 5 साल। हाँ जी, लाइफ कितनी है? 5 साल। ठीक है सर, प्रिज्यूम कर लो कि उसकी लाइफ 5 साल है, और अगर मैं ये कहूं कि आउट ऑफ दैट 5 years वो ऑलरेडी यूज हो चुका है 4 साल 6 महीने 15 दिन, 4 साल 6 महीने 15 दिन वो यूज हो चुका है, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? याद रखना, जितनी लाइफ बच गई, क्या उतना क्रेडिट वापस करना पड़ेगा। तो कौन मुझे बताएगा, क्या इसमें 5 महीने 15 दिन 5 months 15 days, क्या ये रिमेनिंग पीरियड बचता है? बिल्कुल सर, 5 महीने 15 दिन आपके पास रिमेनिंग बचता है, ये ध्यान रखना। 5 महीने 15 दिन का समय क्या हमारे पास रिमेनिंग बचता है? यस सर, बिल्कुल। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 5 महीने 15 दिन आपके पास एक रिमेनिंग समय बचेगा। क्लियर है? लॉ कहता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि लाइफ जो है वो 5 साल यानी कि 60 months है। मान लो आपने क्रेडिट लिया था 20,000 रुपए का, अब ये जो 20,000 का क्रेडिट था ना, वो 60 month के लिए मिला था, उसमें से इतने महीने पहले ही आपने उसको बेच दिया, या इतने महीने पहले ही आपके साथ क्या हुआ, इतने महीने पहले ही क्या हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम में हम एंट्री कर गए, या हमारी सप्लाई एग्जम्प्ट हो गई, तो हम क्या कहेंगे, इसमें से फ्रैक्शन इग्नोर कर देना, क्या आपको इतने महीने का क्रेडिट हमें वापस करना पड़ेगा। तो कैसे हुआ, दोबारा सुन लो। जितना क्रेडिट लिया था दैट वाज फॉर 60 month इनटू रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ किस में काउंट करनी है? मंथ्स में। अगर वो फ्रैक्शन आ रहा हो तो फ्रैक्शन इग्नोर। तो ये आपकी वर्किंग इन्होंने करी हुई है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। टोटल क्रेडिट इनटू रिमेनिंग मंथ्स डिवाइड बाय 60। रिमेनिंग मंथ्स अगर फ्रैक्शन में है तो इग्नोर कर देना। क्या सबको क्लियर है या नहीं? ये मैं नहीं कह रहा, ये रूल 44 कह रहा है। क्या रूल 44 की माने तो जब भी हम कॉम्पोजिशन से, सॉरी, नॉर्मल स्कीम से वापस कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं या टैक्सेबल सप्लाई से एग्जम्प्ट में जा रहे हैं, तो हमें अपना क्रेडिट वापस करना पड़ेगा। इनपुट का तो सारा एज इट इज वापस करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स का
क्या हमें रिमेनिंग लाइफ के लिए वापस करना पड़ेगा, और वो पीरियड कैसे निकाला जाएगा ये रूल 44 हमें सिखाता है। क्या सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आई होप पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। कैन आई लॉक दिस कॉन्सेप्ट? प्लीज एक बारी ओके कर दीजिए अगर समझ आ गया है तो। क्या ये सबको समझ आता है? जल्दी बोलो फटाफट से, लॉक कर दो इसको। बहुत बढ़िया। तो 18/4 में आपको रिवर्सल करना है, क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? ठीक है। अब चलते हैं जरा 18 सबसेक्शन 5 तो कुछ भी नहीं है। अमाउंट ऑफ क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 या 4, यानी कि जो भी आपने लेना है या वापस पे करना है, शैल बी कैलकुलेटेड इन द मैनर विच इज प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब्ड कहां पर है? रूल्स में, रूल 40, रूल 44। सबको क्लियर हो गया या नहीं? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। अब हमें करना है, एक तो सेक्शन 18(6) पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है 18(3), 18(3), 18(6). क्या हमारा चैप्टर खत्म? यस सर, आईटीसी का चैप्टर पूरा खत्म। ठीक है सर। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा ना, तो भी आपने वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करने हैं जो मैंने आपको गिवन है। अगर आप वो कर लोगे तो सर इसके बाद तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है सर, इधर देखेंगे जरा। नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ड्यू टू चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, लाइक मैंने अपनी यूनिट किसी को बेच दी, अमेलगमेट हो गया, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, व्हाट एवर बी द रीजन, एक नई एंटिटी फॉर्म हो गई। अब लॉ कहता है कि अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाता है और आप एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हो विद स्पेसिफिक प्रोविजन कि आप एसेट के साथ साथ लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करोगे, तो उस केस में जितना भी क्रेडिट आपके पास था, क्या वो आप नई यूनिट को दे सकते हो। मान लो ए ने बी को अपनी यूनिट बेच दी, तो एसेट ट्रांसफर हुए, लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई, तो एसेट का क्रेडिट भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। लेकिन इसमें मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विद स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज। रीजन है, इसका रीजन क्या है सर? देखिए, विद स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि आपने खाली एसेट नहीं बेचे, आपकी पूरी की पूरी यूनिट आपने सेल आउट करी है। ठीक है ना? इसीलिए यहां पर वी टॉक अबाउट प्रोविजनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज ऑल्सो। ठीक है ना? ठीक है सर। लेकिन इसके लिए मैनर क्या गिवन है रूल 41 में? तो रूल 41 हमें बेसिकली बताता है व्हाट इज द मैनर इन विच यू कैन ट्रांसफर योर क्रेडिट्स इन केस ऑफ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी? तो बहुत सिंपल है, जो भी यूनिट ट्रांसफर हो रही है वो सबसे पहले ये फॉर्म भरेगा, जीएसटी आईटीसी 02। ठीक है जी? विद द रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी लाइंग, एक तरह से ये एप्लीकेशन आप डालोगे। ठीक है सर? ठीक है सर। फिर जो ट्रांसफरर होगा शैल ऑल्सो सबमिट अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कि हमने लाइबिलिटी भी ट्रांसफर करी थी। ये इसका आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ खाली एसेट नहीं बेचे, आपने प्रोविजन और हाँ जी विद स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी भी करा है। ठीक है? और जो ट्रांसफरी है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ जी, इस फॉर्म को जब जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, तो ये उसको पॉपअप करेगा, जैसे ही उसको पॉपअप करेगा वो एक्सेप्ट करेगा, जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा उसके क्रेडिट लेजर में आपका सारा क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है या नहीं? दिस इज रूल 41। आई एम श्योर इट इज क्लियर नाउ। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 18 सब सेक्शन 6। ये क्या कहता है? बड़ा सिंपल है। ये कहते हैं मान लो आपने कोई एसेट खरीदा था और अब आप उसको एसेट को बेच रहे हो। कौन मुझे बताएगा, अगर आपने कोई एसेट खरीदा और अब आप उस एसेट को बेच रहे हो, तो हु विल टेल मी ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, जैसे ही आप अपना कोई एसेट खरीद कर बेच देते हो तो डेफिनेटली इसमें भी अगर आपने बेचा तो क्या आपको क्रेडिट वापस करना पड़ेगा?
बिल्कुल सर, आपको इसमें भी अपना क्रेडिट वापस करना पड़ेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? लेकिन वो क्रेडिट कितना वापस करना पड़ेगा, कैसे वापस करना पड़ेगा, वो अब हम यहां पे सीखेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। देखो, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आप आईटीसी ऑलरेडी ले चुके थे, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे एन अमाउंट, आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा इक्वल टू आईटीसी टेकन ऑन कैपिटल गुड्स एज रिड्यूस्ड बाय। अब यहां पर भी ना, वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं ना, तो एक पंगा है, यहां पे भी पंगा है। आप भी कहोगे कि सर यार पंगे पे पंगे बताए जा रहे हो, तो वहां पर हम पेपर में ये सारी चीजें कैसे याद करेंगे? सर देखिए, मैंने अभी तक जितना बताया वो बहुत आसान था। सेक्शन 18(1) के लिए क्लॉज सी क्लॉज डी रूल 40 कहता है कि आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन 5% लेस करके। 18(4) में जो आपको रिवर्स करना है, उसके लिए आपको रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। रिमेनिंग लाइफ निकालते समय आपने लाइफ ऑफ द एसेट को 60 मंथ लेना है और फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग पीरियड को इग्नोर करना है। इतना ही तो पढ़ाया है मैंने, मुश्किल थोड़ी ना। एफ के अंदर यानी कि 18(6) के अंदर भी आपको क्रेडिट वापस करना है, लेकिन वो क्रेडिट वापस कैसे निकाला जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। आपका दिल क्या कहता है? देखो एक्चुअली में ना, मैं आपको सच्ची बताऊं ना, तो यहां पर लॉ ने ना गलती करी है। मैं आपको दिखाता हूं। जब रूल 40 बनाया जा रहा था, रूल 40 हमेशा यही बोलता था 5% पर क्वार्टर के हिसाब से लेस कर दो। इसके अंदर यहां पे आप पढ़ के देखेंगे, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ 18(6) shall be calculated by reducing in the rate 5% per quarter या part thereof from the date of। क्या ये सेम ही लिखा हुआ है? यानी कि 18(6) में भी क्या हमें 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ करके माइनस करना था? हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? और देखो मेरी बुक में भी यही लिखा है मैंने, आप चेक करो। क्या लिखा है मैंने? 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, यही तो लिखा है। इसका मतलब क्या मैंने वर्डिंग 18(6) की क्या रूल 40 से ली है? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कहां से लिया मैंने वर्डिंग? सर रूल 40 से तो ली है। इट्स वेरी एविडेंट, मैंने अभी आपको दिखाया पढ़कर। ठीक है। या टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑन सच कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 15 विच एवर इज हायर। क्या मतलब है? आप पहले अपनी कैलकुलेशन कर लो, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल लो, दोनों में से जो हायर होगा वो आप हमें पे कर दो। बच्चा कहता है सर नहीं समझ आया, एक बार ये एग्जांपल देना। लिखो, मान लो 1 अक्टूबर 2018 आपने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज करे थे 10 लाख पे, जिस पर आपने 1.8 लाख जीएसटी पे करा था, ठीक है ना, और जिसका आपने आईटीसी पूरा ले लिया था। ठीक है सर। अब हुआ ये 20 अप्रैल 2021, 20 अप्रैल 2021 आप ये कैपिटल गुड्स 6 लाख का बेच रहे हो, 6 लाख का बेच रहे हो, तो हाउ मच क्रेडिट वी नीड टू रिवर्स, दैट इज द क्वेश्चन। तो इट्स वेरी सिंपल, जितना क्रेडिट आपने लिया था इट विल गेट रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। यहां से शुरू कर देना, कब तक ले लेना, यहां से लेकर यहां तक का पीरियड पूरा काउंट कर लो। पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी कंप्लीट क्वार्टर मान लेना। तो मुझे बताना अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 क्या 2 क्वार्टर आएंगे? 19-20 में 4 क्वार्टर आएंगे, 20-21 में 4 क्वार्टर आएंगे, और 1 अप्रैल 2021 से 20 अप्रैल तक क्या एक सिंगल क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी आ जाएगा। तो टोटल 11 क्वार्टर हो गए। 5% इंटू 11 यानी कि 55% यहां से लेस कर देना, तो जो भी अमाउंट आएगा वो, या फिर 6 लाख का 18%, दोनों में से जो भी हायर होगा क्या वो आपको फाइनली पे करना पड़ेगा। क्या सबको क्लियर है या नहीं?
1.8 लाख यानी कि आईटीसी टेकन एज रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम जब आपने खरीदा था टिल जब आपका ये केस खत्म हुआ, या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो टैक्स बनेगा विच एवर इज हायर वो आपको पे करना है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। और ये मैंने 5% पर क्वार्टर कहां से चेक करा बेटा, ये रूल 40 में लिखा हुआ था, वो मैंने आपको पढ़वा भी दिया। क्या सबको यहां तक क्लियर है या नहीं, जल्दी बता दो। यस सर बिल्कुल समझ आ गया। बोलो यार, एक तो बोलते नहीं है बच्चे, बड़े फुल एटीट्यूड वाले बच्चे हैं ये। बोल दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बार बार नीचे क्यों चला जाता है ये? यहां तक क्लियर है। अब इसमें एक प्रोवाइजो आ रहा है बेटा। अब ये प्रोवाइजो क्यों आया, कैसे आया, मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो वन टाइम यूज होती हैं, उसके बाद वो स्क्रैप में चली जाती है, ठीक है ना। अब सोच के देखो, उनकी तो लाइफ 5 ईयर हो ही नहीं सकती। तो आपने मान लो कोई ऐसी चीज खरीदी जो कि वन टाइम यूज होनी थी, आपने यूज कर लिया और 2 दिन में ही वो स्क्रैप बन गया, उसमें तो फिर आपको डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूं ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू 5% लेस करके जो बनेगा, अरे 5% लेस, उसमें तो एक भी क्वार्टर बड़ी मुश्किल से आएगा, इतने सारे क्वार्टर ही नहीं आएंगे। तो अब लॉ ने यहां पर एक प्रोवाइजो में क्या लिखा, जितने भी वन टाइम यूज्ड आर्टिकल्स हैं सर वो कौन से होते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होती हैं, ये वहां पे लगती है जहां पे फर्नेस होता है, जहां पे हीट एब्जॉर्बिंग करने के लिए होता है। माउल्ड डाइज जिग्स फिक्सचर्स are supplied as scrap. The taxable person may tax on transaction value on such as determined. मतलब आपको वो 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ लेस करके नहीं निकालना, क्या सीधा ही उसको बेचने पे जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी, क्या उस पर जो टैक्स बनेगा वो आप हमें पे कर देना, दैट्स इट। क्या सबको समझ आ रहा है या नहीं? यस सर बिल्कुल समझ आ गया। यानी कि इस पर आपने विच एवर इज हायर कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ध्यान रखना। क्या सीधा सीधा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो टैक्स बनेगा क्या वो आप कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट विल बी योर आंसर। कैन आई लॉक दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज लेट मी नो। बोलो जल्दी बोलो, क्या सबको क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। लेकिन रूल 42 43 मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आपको देखना है। नंबर 1, मैं ना आपको थोड़ा सा 18(6) के लिए 44 में भी कुछ लिखा हुआ है, बस दिखा देता हूं, कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। देखिए 44 में ट्रीटमेंट क्या है, रिमेनिंग लाइफ इन मंथ निकालो, डिवाइड बाय 60 करो। हालांकि दोनों में ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन यस थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ में एक मिस्टेक हुई है। 18(6) की कैलकुलेशन 40 से होनी चाहिए या 44 से। वैसे तो मैंने 40 से आपको पढ़ा भी दिया था, और 40 तो हमेशा यही बोलता है 5% पर क्वार्टर, और 44 क्या कहता है, रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय 60 इंटू रिमेनिंग लाइफ, फ्रैक्शन इग्नोर, बस ये याद है ना। तो इन्होंने ना गलती से ना 18(6) 44 में भी लिख दिया है, ये मैं आपको चेक करा देता हूं। कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। ये देखो ये 44 है, द अमाउंट ऑफ आईटीसी फॉर द पर्पस ऑफ 18(6) को आप वैसे ही निकाल लीजिएगा जैसे आपने क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1। अब क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1 क्या था, क्लॉज बी सब रूल 1 क्या यही वाला था? अब आप देख रहे हो दोनों में इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। क्या 18(6) का जिक्र 40 में भी कर दिया, 44 में भी कर दिया। अब बच्चा कह रहा है सर कैसे निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 18(6) का क्वेश्चन जब भी आएगा आप 5% पर क्वार्टर से ही निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे लिख देना अप्लाइंग रूल 40, बस खत्म। क्या सबको क्लियर है? चलो थैंक यू वेरी मच। सो आई होप द चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। So this is the end of ITC chapter. So the next chapter which I am going to take up is your composition scheme, and I want you people to make sure कि आप उसको revise करके आएंगे। हाँ, composition scheme से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि in case if you have any doubts in this chapter, you can definitely tell me, हम उस doubt को भी next session में ले सकते हैं। Clear है? चलिए, thank you very much.